हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। उम्मीद करते हैं आपको वॉइस क्लियर होगी, आवाज़ ठीक ठाक आ रही होगी। तो भाई बीएससी 6 सेमेस्टर का ये पेपर कर रहे थे, एक बार इसी को कंटिन्यू करते हैं और आज इस पेपर को ख़त्म करते हैं ना। जितने भी क्वेश्चंस इसमें हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि इस पेपर में हमारे पास 100 क्वेश्चन हैं और 100 में से अब तक हमने 4 लेक्चर हमने किए थे, पिछले 4 क्लासेस कर चुके हैं, जिनमें से हमने 75 क्वेश्चन को सॉल्व किया था और 75 क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है ये सारी चीजें बता चुके थे भाई। सारा मेथड बता चुके थे, जो अगर हमारे पास कोई नया टॉपिक आ रहा था तो उसके कॉन्सेप्ट को भी हमने समझा था। ठीक है, बचे हुए 100 ओवरऑल क्वेश्चन हैं, बचे हुए 25 क्वेश्चन को आज की क्लास में हम खत्म कर लेते हैं। टाइम को वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। आपको ये तो पता है हम क्या करना है, बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस इस वक्त हम करना है क्योंकि पेपर आपके आने वाला है। तो भाई लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वो ये था अपने पास, है ना। क्वेश्चन नंबर 75 तक हो गए थे आई थिंक। ओके, अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। ओके, क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 76, जरा देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 76। जरा देखिए, द रिलेशन बिटवीन मोलर कॉन्सेंट्रेशन एंड एक्टिव मास इज। एक्टिव मास और कॉन्सेंट्रेशन में क्या रिलेशन होता है ये पूछा। देखो मैं आपको बता दूं, बहुत सारी बुक्स होंगी जहां पर आप जैसे खास करके जब थर्मोडायनामिक्स को पढ़ते हो या सॉल्यूशन को पढ़ते हो, जब हम सॉल्यूशन को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो पढ़ते हैं वो कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में ज़्यादा चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, जब हम कभी केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ते हैं तो वहां पर हम एक एक्टिव मास या एक्टिविटी का एक नया टर्म सुनते हैं, या फिर कभी थर्मोडायनामिक्स में सुनते हैं तो वहां पर ये सारे टर्म्स आते हैं। एक्चुअल में एक्टिव मास और कभी कभी कॉन्सेंट्रेशन एक्टिव मास को हम एक ही लेते हैं, इसमें कोई भी अलग नहीं लेते। तो मैं आपको बता दूं एक्चुअल में इनमें रिलेशन क्या होता है। देखो पहली बात तो रिलेशन ये है, हमारे पास ऑप्शन बी हमारे पास सही हो जाएगा। एक्टिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन के। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी उसकी एक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब एक्टिविटी क्या होती है या एक्टिव मास क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई सॉल्यूशन है, कोई भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में कोई ना कोई इसका अमाउंट होगा, जो सॉल्यूट इसमें मिलाया गया होगा उसका कोई ना कोई अमाउंट होगा जो इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को बताता है। किस चीज को बताता है? उसकी कॉन्सेंट्रेशन को बताता है। मतलब वो कितना गाढ़ा है, कितना सॉल्यूट मिलाया गया है, कितने सॉल्वेंट में मिलाया गया है, ये जो एक्चुअल में उसका अमाउंट होता है वो बताता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को। बात आती है एक्टिव मास क्या। जब हम रिएक्शन को कराते हैं तो रिएक्शन के दौरान सॉल्यूट का कितना अमाउंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है या कितना अमाउंट रिएक्शन कर रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने 100 मोल्स मिला रखे हैं, लेकिन 100 के 100 रिएक्शन नहीं कर रहे, रिएक्शन कर रहे हैं 90, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो 100 के अकॉर्डिंग निकलेगी, लेकिन जो एक्टिविटी है या एक्टिव मास है वो 90 के हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग निकलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है एक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं वो हमारे पास एक्टिविटी होती है या एक्टिव मास है। तो जाहिर सी बात है जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी ही ज्यादा एक्टिविटी होगी, इसलिए ऑप्शन बी हमारे पास जो है वो सही आंसर हो जाता है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास 76। नाउ द क्वेश्चन इज 77। देखो मैंने देख लिए क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है ये जो लास्ट के हमारे 25 क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, नए टॉपिक जरूर मिलेंगे आपको, नए कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे जिससे कि आप चीजों को क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओ। विच हम बोल सकते हैं विच इज द फॉलोइंग शो टिंडल इफेक्ट। भाई टिंडल इफेक्ट आपने बचपन से अब तक कभी ना कभी तो आपने सुना ही होगा कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि टिंडल इफेक्ट एक्चुअल में क्या होता है। आपने कभी देखा होगा कि कभी जैसे अंधेरा कमरा होता है ना, अंधेरा कमरा है, दिन की बात कर रहा हूँ, और वहां पर अगर कोई रोशनदान उस कमरे में है तो अगर सनलाइट उसमें आ रही तो आपको दिखता है कि सनलाइट के सीधे सीधे पाथ नजर आता है ना। जैसे मान लीजिए कोई लाइट आ रही तो लाइट का पूरा एक पाथ नजर आता है। लाइट सारे में नहीं फैलती है, एक हम बोल सकते हैं सीधी सीधी रेखा में इस तरह से नजर आता है। वो पाथ एक्चुअल में क्यों दिखाई देता है हमें, वो बिकॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट। वो टिंडल इफेक्ट की वजह से ही दिखाई देता है। रीजन क्या होता है, हमारे पास जो धूल के कण होते हैं, डस्ट पार्टिकल, आपने देखा होगा कभी ना कभी बचपन से अब तक तो देखा होगा, धूल के कण अगर लाइट आ रही है तो उसमें धूल के कण हमारे इधर उधर से भागते हुए नजर आते हैं ना उस अंधेरे कमरे में, बिकॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट। लाइट आती है उन कणों से टकराती है और टकराने के बाद स्कैटर्ड हो जाती है, और जिस पार्टिकल से स्कैटर्ड होती है वो पार्टिकल हमें दिखाई देने लग जाता है,
और उस लाइट के पाथ में जो जो पार्टिकल आते हैं वो हमें दिखाई देने लग जाते हैं कि उन पर टकराने के बाद लाइट फैल जाती है, और इसी इफेक्ट को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। डिटेल नहीं पढ़ेंगे। टिंडल इफेक्ट को एक्चुअल में हमारे पास दिखाता कौन है? सस्पेंशन बिल्कुल नहीं दिखाएगा। सस्पेंशन का मतलब है कि हमने इसको सीधा बोलते हैं, हमारे पास कॉलर्ड सॉल्यूशन जो होते हैं जिनमें हमारे पास में सॉल्यूट का साइज बहुत कम होता है, और जो हमारे सॉल्वेंट का साइज तो कम होता है, सॉल्यूट का साइज कंपैरेटिवली थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है, जो कि सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन के बीच की कंडीशन है, ठीक है। तो वहां पर सॉल्यूट के पार्टिकल आराम से दिखाई देने लगते हैं। तो एयर ए टाइप ऑफ हम बोल सकते हैं, वहां पर जब धूल के कण एयर में मिले होते हैं तो वो हमारे पास एक कॉलर्ड सॉल्यूशन बन जाता है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो टिंडल इफेक्ट कौन शो करेगा? कॉलॉइड्स हमारे शो करेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन कोई नहीं पूछा जाना, इसलिए हमने इसको इतना ही रहने दिया है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है भाई, डिस्पर्स फेज्ड इन जेल। अब देखो दो चीज होती है हमारे पास, एक होता है डिस्पर्स फेज, एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम होता है, ठीक है। अगर हमारे पास में मान लीजिए कोई भी हमने ले रखा है यहाँ पर एक कंपाउंड, जिसमें हमको कोई चीज घोलनी है, ऐसे मान के चलो, जिसको हम अपनी टर्म में अगर अपने को याद रखना, उसके बेस पर हम बोल सकते हैं कि जो सॉल्वेंट है, जो मीडियम प्रदान कर रहा है, हम उसको डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। कॉलर्ड सॉल्यूशन की बात करें, अगर हमारे पास सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन के कंपोनेंट को हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की टर्म में डिनोट करते हैं, बताते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई कॉलर्ड सॉल्यूशन होता है तो कॉलर्ड में सॉल्वेंट ना बोलकर हम डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं, जिसमें हम कोई चीज घोलते हैं, और जिसको घोलते हैं उससे हम बोलते हैं डिस्पर्स फेज, ठीक है ना। उससे हम क्या बोल देंगे? डिस्पर्स्ड फेज। और डिस्पर्स्ड फेज को आप अपनी तरफ से मान के चलोगे, क्या मान के चलोगे? जो सॉल्यूट होता है हम उसको डिस्पर्स्ड फेज में। तो जब इसको मिलाएंगे तो हमारे पास में बनना क्या है? हमको जेल बनाना है। क्या बनाना है? जेल। एक्चुअल में जेल हमारे पास कब बनता है? अगर हम किसी सॉलिड में क्या मिला दें? लिक्विड मिला दें। क्या मिला दें? लिक्विड मिला दें तो हमें क्या मिल जाता है भाई? जेल मिल जाता है। अगर हम सॉलिड में क्या मिला दें? लिक्विड मिला दें तो हमें क्या मिल जाता है? जेल मिल जाता है। आप इसको इस तरह से याद रखेंगे, जैसे मैदा है, मैदा हमारे पास क्या होता है? हम बोल सकते हैं सॉलिड होता है, या आटा है हमारे पास एक सॉलिड होता है। अगर आप उसमें पानी मिला दोगे तो वो थोड़ा सा जेली टाइप का हो जाता है ना, वो जेल बन जाता है। उससे आप याद रख सकते हैं कि अगर मैं किसी सॉलिड में कोई लिक्विड को ऐड करता हूँ तो मेरे पास जेल बन जाता है। तो उसने हमसे पूछा डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज क्या है भाई? जिसको मैं मिला रहा हूँ वही डिस्पर्स फेज है। तो किसको मिला रहा हूँ मैं? लिक्विड को। तो जेल में मेरी डिस्पर्स फेज क्या हो जाएगी? लिक्विड हो जाएगी, ठीक है ना। बस इतना याद रखना। अगर वो डिस्पर्जन मीडियम पूछता तो डिस्पर्जन मीडियम अपने पास सॉलिड होता। ओके, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्वेश्चन नंबर 79 हमसे क्या कर रहे हैं? अच्छा, आपको प्लॉट दे रखा है और इसमें आपसे पूछा है द ग्राफ बिटवीन लॉग एक्स अपॉन एम वर्सेस लॉग पी के बीच का ही हमारे पास एक ग्राफ दे रखा है, और इसमें पूछा है स्लोप क्या होगा। ये जो स्लोप की वैल्यू है हमारे पास, ये जो स्लोप की वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछा, ठीक है। पहली बात तो ये देख लो कि ये क्वेश्चन हमारे पास पूछा कहां से गया है। तो देखिए, हमारे पास अगर मैं बात करूं यहां पर, जब हम एडजॉर्प्शन या फिर हम बोल सकते हैं सरफेस केमिस्ट्री को पढ़ता है, तो सरफेस केमिस्ट्री में हमारे पास फ्रंटलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ये हमारे पास एक टॉपिक होता है, और इसमें ये बताता है एक्चुअल में एब्जॉर्बेंस बताता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास मास m है और उस पर x अमाउंट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इसकी एब्जॉर्बेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इस पर लगाए गए गैस के प्रेशर की पावर 1/n के। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा k, और p की पावर हो जाएगा 1/n। ये हमारे पास एक उसकी इक्वेशन आती है। लेकिन इस इक्वेशन को अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये इक्वेशन देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर लॉग की टर्म दे रखी है, तो हम एक काम करते हैं, इसमें लॉग ले लेते हैं। जब हम यहाँ पर लॉग की टर्म को इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई?
दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग x अपॉन एम इज इक्वल टू लॉग, ये हो जाएगा k इंटू पी की पावर 1 अपॉन एन। देखो हमने पढ़ा है जैसे गुणा में घाता जुड़ जाती है तो गुणा में लॉग भी जुड़ जाते हैं, तो इनको हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा लॉग x अपॉन एम इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं लॉग k प्लस लॉग p की पावर 1 अपॉन एन। इसको वापस से लिखना हो, लॉग x अपॉन एम इज इक्वल टू लॉग k प्लस ये जो पावर होती है लॉग से हमेशा पहले आ जाती है तो 1 अपॉन एन, और ये हो जाएगा हमारे पास लॉग p। बस यही हो गया लॉग की टर्म में। और अगर हम यहाँ से बताने की कोशिश करें तो भाई ये हमारे पास होता है y एक्सिस, लॉग p हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास इंटरसेप्ट हो जाएगा, इंटरसेप्ट, और 1 अपॉन एन जो है वो हो जाएगा हमारे पास स्लोप, ये हो जाएगा हमारे पास स्लोप। तो अगर यहां से कहें भाई log x अपॉन एम और log p क्या स्लोप क्या होगा, log x अपॉन एम और log p का स्लोप हो जाएगा 1 अपॉन एन। बस हो गया, बस हो गया अपने पास। क्या बोला भाई हमसे, क्या बोला भाई हमसे, हमसे क्या बताओ भाई इसका स्लोप क्या हो जाएगा, तो स्लोप हमारे पास आ गया 1 अपॉन एन। 1 अपॉन 2 नहीं, नहीं, अरे ये मिस प्रिंट है भाई, 2 नहीं होगा, इधर भी 2 लगा रखा है, 2 नहीं है, केवल 1 अपॉन एन होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1 अपॉन एन इसका सही आंसर है स्लोप का। ठीक है, ओके आगे हम क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 80। क्या कह रहा है भाई, फ्रंट लिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, बिल्कुल अभी वाला है, और इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कौन सी इक्वेशन सही है, तो देखो दो इक्वेशन अभी अभी हमने निकाली, दो इक्वेशन अभी अभी हमने निकाली, x अपॉन एम इजकल टू के पी की पावर 1 अपॉन एन, एक तो ये है, दूसरी log x अपॉन एम इज इक्वल टू log के प्लस 1 अपॉन एन log p। भाई ये दो इक्वेशन हमने निकाली, अब देख लो मैच करके, भाई log x अपॉन एम की निकालनी है तो ये तो हो नहीं सकता, log x अपॉन एम ठीक है, log के प्लस 1 अपॉन एन log p, ऑप्शन बी हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये p की पावर n नहीं है, x अपॉन एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, p की पावर n नहीं 1 अपॉन n है, तो ये भी नहीं होगा, x अपॉन m के साथ लॉग नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी हमारे पास हो जाएगा। यहां से भी हम पता कर सकते हैं इसका स्लोप कितना है 1 अपॉन n, जो ऊपर वाले में गलत दे रखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 हो गया। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है अभी हमसे, देखो मैं जल्दी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, अभी हमारे पास ये सेकंड पेपर को कर रहे थे, इसको करने के बाद कल से हम फर्स्ट पेपर करेंगे, मतलब ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, ओके, हु इंट्रोड्यूस द लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, कौन किसने इंट्रोड्यूस किया, सीधी सीधी बात है, उसके नाम से पता चल रहा है लैंगम्यूर का एडजॉर्प्शन थ्योरी है, तो वही करेगा ना। ठीक है, लैंगम्यूर करेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। हाँ 82 हमसे क्या कह रहा है, 82 हमसे कह रहा है जिगजैग मूवमेंट ऑफ द कॉलॉइड पार्टिकल इज नोन एज, किसको कहा जाता है जिगजैग मोशन। देखो सुनो, हमने कोई एक कंटेनर ले लिया, अब यहां पर कोई हमारे पास गैस पार्टिकल, कोई भी गैस का पार्टिकल है, अब ये गैस का पार्टिकल किधर जाएगा, ये गैस का पार्टिकल किधर जाएगा, तो हम कहेंगे सर अगर मान लीजिए इधर जाके टकरा है तो इधर चला जाएगा, यहाँ से टकरा है यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ये कहीं भी जा सकता है, ये पूरे उसमें इसकी कोई फिक्स नहीं है कि इधर जाएगा कि उधर जाएगा, मतलब ये कहीं भी घूमेगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं जैसे हमने बोला कि कोई अंधेरे कमरे में जैसे सनलाइट आती है, टिंडल इफेक्ट अभी अभी बताया, तो वहां पर अगर आप किसी भी डस्ट पार्टिकल को देखो, धूल के कण को देखो, तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती किधर जाना है। अभी आप देखोगे इधर जा रहा था टकरा के फिर इधर चला गया, थोड़ी देर में तो कोई जाता है, मतलब क्या है वो हमारे पास जो उसकी मूवमेंट होती है उसी को जिगजैग मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, जिगजैग मूवमेंट। और जिगजैग मूवमेंट को हम ब्राउनियन मोशन के नाम से जानते हैं। तो इस मोशन को क्या कहा जाता है, ब्राउनियन मोशन। मतलब आप अपने घर जा रहे हो, सीधे सीधे रास्ते में ना जाएगा, कभी इधर जा रहे हो कभी उधर जा रहे हो, लुढ़कते बुढ़कते जा रहे हो, जैसे कोई बंदा पी पा के आ जाता ना, तो वैसे वाली जो मोशन होती है दैट इज द ब्राउनियन मोशन। ओके गॉट इट, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ओके अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 83, और 83 हमारे पास क्या कह रहा है सुन लीजिएगा, द कोगुलेशन पावर ऑफ मैनी इलेक्ट्रोलाइट वाज
एक्सपेरिमेंट बाय किसने किया? तो देखो मैरी क्यूरी का तो नाम ही नहीं इधर, ये रेडियो एक्टिव में इसका नाम आता, या फिर अगर हम बोले रेडियो एक्टिव के अलावा उसमें आता क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म में आता है, तो इनका है ही नहीं। आइंस्टीन से इसका कोई लेना देना नहीं, न्यूटन से इसका कोई लेना देना नहीं है, एक ही बचा दैट इज हार्डी एंड सुलजे। तो भाई सुन लो, हार्डी सुलजे रूल हमारे पास ये बताता है कोगुलेशन का मतलब क्या है। कोगुलेशन का मतलब है जैसे मेरे पास में कोई नेगेटिव आयन पड़ा हुआ है, मुझे इस नेगेटिव को खत्म करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव दे दो, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा और न्यूट्रल बना देगा, कोगुलेट होकर अलग प्रेसिपिटेट दे देगा, इसे कहते हैं कोगुलेशन। अच्छा कोगुलेशन पावर किसकी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी कोगुलेशन पावर उतनी ही ज्यादा। ये किसने कहा भाई, ये कहा हार्डी और सुलजे ने। हार्डी सुलजे रूल यही कहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 83 क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 84 जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा ऑन अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ the positive and negative charge on the either side of the membrane should be balanced। पॉजिटिव हो या नेगेटिव चार्ज हो, मेम्ब्रेन की किसी भी साइड बैलेंस्ड होना चाहिए। किस उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं भाई, न्यूट्रल होना चाहिए ना, बैलेंस्ड का मतलब न्यूट्रल, इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल यही होता है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप अंडरगो अल्फा डिके कन्वर्टिंग टू रेडोन। ओके, ये हमारे पास थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, जरा इसके बारे में समझते हैं। हमारे पास में देखिए पहली बात तो ये हमें कौन कौन सी चीजें दे रखी है, यूरेनियम दे रखा है, रेडियम दे रखा है, थोरियम दे रखा है और पोटेशियम दे रखा है, और इन्होंने कहा है कि ये कन्वर्ट होके बनाएंगे क्या, रेडोन। इन्होंने कहा है ये कन्वर्ट होके क्या बनाएंगे, रेडोन बनाएंगे, लेकिन उसमें किसका डिके होना चाहिए, अल्फा डिके होना चाहिए, यानी अल्फा पार्टिकल टूटना चाहिए, तब जाके ये बने। तो इनमें से किसमें से अल्फा पार्टिकल टूटने के बाद, अल्फा डिके होने के बाद रेडोन बनाएगा, कौन बनाएगा। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि भाई यूरेनियम की अगर मैं बात करूं तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 92 होता है, इसका मास इसने 238 दे रखा है। रेडियम की अगर मैं बात करूं तो रेडियम का जो मास होता है वो हमारे पास 88 होता है, और इसका हम बोल सकते हैं मास इसका 226 दे रखा है। थोरियम की अगर मैं बात करूं तो थोरियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 90 होता है और इसका मास 232 दे रखा है। पोटेशियम की अगर मैं बात करूं, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 39 होता है, और सॉरी 39 नहीं 19 होता है, और इसका मास कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। इनमें से हमसे पूछा है कौन अल्फा पार्टिकल को डिके करने के बाद रेडोन को बना सकता है, कौन अल्फा पार्टिकल। देखो अगर हम रेडोन की बात करें, किसकी बात करें, रेडोन, रेडोन होता है हमारे पास आर, ठीक है, रेडोन हो गया। अब रेडोन का जो एटॉमिक नंबर है ना वो है 86, कितना होता है, 86 होता है, और इसके अगर मैं मास की बात करूं तो वो 224 होता है, क्या होता है, सॉरी 222, ये होता है हमारे पास। तो 86, और अल्फा पार्टिकल क्या होता है, याद रखना, अल्फा पार्टिकल मतलब होता है हीलियम एटम को याद रखना, जिसका मास कितना है, सॉरी एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास हमारे पास 2 होता है, इलेक्ट्रॉन इस पे नहीं होता, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों को निकाल देता है 2He4 2+, इसको हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। क्या कहेंगे हम इसको, अल्फा पार्टिकल। एक अल्फा पार्टिकल इसको निकालना, एक अल्फा पार्टिकल निकालना है तो जाहिर सी बात है 2 एटॉमिक नंबर कम करना होगा और 4 एटॉमिक मास कम करना पड़ेगा। 2 एटॉमिक नंबर कम करना है, 4 एटॉमिक मास कम करना है, अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा, जो बचा वो रेडोन के बराबर होना चाहिए। अब एक चीज देखो, अगर मैं इसमें से 2 एटॉमिक नंबर माइनस करता हूं तो 90 बचेगा 92 में से, और इसका तो 86 है, तो पहला वाला तो हो ही नहीं सकता भाई। इसमें से 19 में से 2 माइनस करूंगा 17 बचेगा, 86 चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। 90 में से 2 माइनस करूंगा 88 बचेगा, 86 चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। 88 में से 2 माइनस करूंगा 86 चाहिए, हाँ भाई ये मेरे पास हो जाएगा, ये मेरे पास ऑप्शन हो जाएगा। इसका मैं क्लियरली यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो तो देखिए सुनिए। किससे बना हमारे पास,
हमें रेडियम है, रेडियम का अगर मैं बताऊं, रेडियम Ra होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 88 और इसका मास कितना है 226 होता है। अल्फा पार्टिकल का मतलब है यहां से 2He4 आपका यहां से निकल जाएगा, ऐसे मान के चलिए 2He4 निकल गया और 2He4 निकल जाएगा तो यहां पर जो बचेगा, अब एक बात बताओ, दोनों तरफ एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास आपको बराबर रखना, ये चीज ध्यान रखनी है। इधर 88 है, इधर तो पहले से चला, बचा कितना 86, तो 86 आ जाएगा। मास की अगर हम बात करें 4 निकल जाएगा, कितना बचेगा 222 और 86 जिसका भी एटॉमिक नंबर होता है वही हमारे पास क्या होता है, रेडॉन होता है। तो ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी, तो इसलिए ऑप्शन जो होगा हमारे पास, ऑप्शन जो होगा वो रेडियम हो जाएगा, ऑप्शन हमारे पास रेडियम बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। 86 हमसे कह रहा है भाई द हाफ लाइफ इक्वेशन फॉर द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। भाई जब भी आप रेडियो केमिस्ट्री पढ़ोगे तो रेडियो एक्टिव एक्चुअल में जो भी होते हैं कंपाउंड वो एक ही मैकेनिज्म दिखाते हैं और वो मैकेनिज्म हमारे पास होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं 0.693 अपॉन के, 0.693 अपॉन के, ये हमारे पास होता है। अगर इसी को हम कहां पर रेडियो एक्टिव में करेंगे तो टी हाफ इज इक्वल टू हो जाता है 0.693 अपॉन के की जगह क्या ले लेते हैं हम, लैम्बडा, क्योंकि रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट जो होता है उसको हम के ना लेकर क्या लेते हैं, लैम्बडा लेते हैं। अब आप मैच कर लीजिए कौन सा होगा, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्बडा। इसमें उल्टा दे रखा है, इसमें 936 दे रखा है, ये भी उल्टा है, तो हमारे पास ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है डायरेक्टली। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है ये हम पहले ही पढ़ा चुके थे, तो आपको इसको जानने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो। अगला क्वेश्चन हमसे क्या करा भाई, अगला क्वेश्चन हमसे क्या करा भाई, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटॉप यूज्ड इन कैंसर थेरेपी। कैंसर थेरेपी में CO60 याद रखना, ये CO नीचे लिख दिया बट एक्चुअल में दिस इज कोबाल्ट, CO जिसका मास कितना है 60 है, तो CO60 को हम कैंसर थेरेपी में यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इधर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 88। क्या करा भाई, ये करा हमसे द मिसिंग फिजन प्रोडक्ट ऑफ द, यहां पर जो कंपाउंड मिसिंग है वो बताना है इनमें से कौन सा होगा। भाई मैंने आपको बताया इस टाइप की रिएक्शन करना बहुत आसान होता है, इस टाइप की रिएक्शन करना बहुत आसान क्यों होता है, आप सबको नीचे वालों को जोड़ लो ऊपर वालों को जोड़ लो, बराबर होनी चाहिए रिएक्शन के इस साइड भी और रिएक्शन के इस साइड भी। देखिए अगर मैं इधर देखूं कितना है 92 और 0, 92 प्लस 0 कितना हो जाएगा सर, 92 ही रहेगा। ओके, LHS बराबर RHS कर दो, खत्म हो जाएगा, आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। 235 प्लस 1, 235 प्लस 1 कितना हो गया 236। ठीक है, बाकी इधर भी उतना ही होना चाहिए। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर कितना है अभी 57 प्लस ये तो 0 है, प्लस 0 कितना हो गया 57 ही हुआ। ऊपर कितना है 146, ठीक है, प्लस ऊपर कितना है 1, लेकिन न्यूट्रॉन है कितने 3 है, तो एक में 1 है तो 3 में कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, तो 3 हम ऐड करेंगे ये हो जाएगा 140, बराबर होना चाहिए। भाई 92 है इधर, इधर कितना है 57, कितना कम रहा, कितना कम रहा माइनस करके देख लो। हम करेंगे भाई 92 में से माइनस कर देंगे 57 को, तो कितना बचेगा हमारे पास 12 माइनस 7 5 हो जाएगा, और ये हमारे पास कितना बचेगा 8 35, ओके 35 बचना है, तो हमारे पास रिमेनिंग इधर कितना आ जाएगा 35। जो भी हमारे पास XYZ एलिमेंट हो, हमको नहीं पता, हमने X मान लिया, ठीक है, एलिमेंट को नहीं ध्यान देना, हमें केवल एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास से डील करना है। 149 है हमारे पास, कितना 149, होना कितना चाहिए भाई, होना चाहिए 236, 236 माइनस 149 कितना बचेगा 16 माइनस 9 हो जाएगा 7, अपने पास 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। इधर हमारे पास कितना है ये 12 बचेगा, ओके 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा 87, यहाँ पर आ जाएगा 87, तो जरा देख लो 35 नीचे 35 35 35 सब में 35 है, 86 87 87 35
87, 35, 87। इधर Ce का तो होता नहीं, ब्रोमीन का होता है, एटॉमिक नंबर बी हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। और एक बार चेक करके देख लेना फिर भी, हाँ गलती ना हो, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन फिर भी देख लिया करना, क्योंकि जल्दबाजी में कभी कभी हो जाता है। वैसे तो हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा, हाँ 35 बी आर 87, ठीक है। ओके 88 हो गए। अभी हम चलते हैं 89 पर। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 89 तो डायरेक्ट ही दे दिया अभी। द एक्सटेंट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग एंड डिसऑर्डर इन ब्लड सर्कुलेशन डिटरमाइंड बाय द यूजिंग ऑफ आइसोटोप। कौन सा आइसोटोप है जिसका यूज हम ब्लड क्लॉटिंग को डिटरमाइन करने में, या ब्लड सर्कुलेशन में जो भी बीमारियां होती हैं हमारे बॉडी के अंदर उनको डिटरमाइन करने में यूज किया जाता है? तो वो हमारे पास सोडियम होता है, लेकिन नॉर्मल वाला सोडियम नहीं होता है, उसका आइसोटॉप 24 वाला होता है। ये आपको 24, देखो कैंसर में CO60 60 कोबाल्ट याद रखना है, और अगर हम ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड सर्कुलेशन के डिसऑर्डर के लिए देखना है तो Na24 आपको याद रखना है, ठीक है। ओके ना क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 90, द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ यानी ETR एंड द डिके कांस्टेंट, अभी तो बताया था। अच्छा अलग टाइप से पूछा, अभी अलग टाइप से पूछा है। हमने भी पढ़ा था टी हाफ इज इक्वल टू कितना होता है? 0.693 अपॉन लैम्डा, यही तो पढ़ा था, बट उसने ऐसा दिया ही नहीं है भाई। इसमें भी मिसप्रिंट दे रखा है, इसने टी टी लगाना भूल गए। लैम्डा टी हाफ, लैम्डा टी हाफ, लैम्डा टी हाफ, लैम्डा टी हाफ, अच्छा लैम्डा इक्वल टू 2T हाफ, ऐसा कुछ, ठीक है। ये है थोड़ा सा मिसप्रिंटेड है, बट कोई नहीं, ठीक है आप समझ लेना इसको। हमारा ये आंसर होना चाहिए, बट तो ये तो है ही नहीं, तो हमें इनमें से चेक करके देखना पड़ेगा कौन सा वाला सही है। अब मैं लैम्डा को इधर लेके जाता हूँ, लैम्डा को इधर लेके जाता हूँ, तो लैम्डा टी हाफ इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? 0.693 आना चाहिए। अगर ये वैल्यू है तो सही है। लैम्डा इंटू टी हाफ 1 है, नहीं हो सकता। लैम्डा ये 1/2 तो 0.5 हो जाएगी ना, तो ये भी नहीं हो सकता। 2T हाफ के बराबर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन बचा? सी बचा। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो। कैसे? देखो लैम्डा इंटू टी हाफ इजिकल टू हमारे पास दे रखा लॉग बेस E2। पहले तो लॉग बेस E को लॉग बेस 10 में चेंज करो। लॉग बेस 10 में जब चेंज करते हैं तो हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको लॉग बेस 10 में चेंज कर देंगे। 2.303 इंटू लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे 0.693 इसका आंसर आ जाना है, क्योंकि लैम्डा इंटू टी हाफ के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारे पास बिल्कुल सही ऑप्शन हो, ठीक है। ओके आज हम खत्म करने के बाद ही जाएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है हमसे? व्हेन एन अल्फा पार्टिकल इज इमिटेड द एटॉमिक वेट ऑफ द रिजल्टिंग न्यूक्लियाइड डिक्रीजिंग बाय। अल्फा पार्टिकल क्या बताया था? अल्फा पार्टिकल की अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी अभी भी बताया था भाई, अल्फा पार्टिकल होता है 2He4 जिस पर 2 प्लस होता है, राइट। ये हमारे पास क्या होता है? अल्फा पार्टिकल होता है। अब इसने कहा हमसे व्हेन अल्फा पार्टिकल इज इमिटेड एन अल्फा, एक अल्फा पार्टिकल को मैं बाहर निकालू, एटॉमिक वेट रिजल्टिंग न्यूक्लियर डिक्रीज। भाई जो हमारे पास एटॉमिक मास है वो कम होगा। एटॉमिक मास कितना कम होगा? तो इसका मास कितना है? 4, तो 4 गुना कम हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सॉरी 4 यूनिट कम हो जाएगा, तो यहाँ से 4 यूनिट हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है भाई, क्या कह रहा है? द पॉजिट्रॉन इमिशन इज सब टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव। देखिए देखो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये दोनों ही एक दूसरे के भैया बंधु होते हैं, बस चार्ज का डिफरेंस होता है। इन दोनों में कोई मास नहीं होता, इन दोनों में केवल चार्ज का डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रॉन पर कोई मास नहीं है। इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें उस पर चार्ज है नेगेटिव, उतना ही चार्ज अगर हम पॉजिटिव कर दें तो उसको नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव है तो उसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन जो होता है वो भी एक टाइप का बीटा डिके होता है, और इलेक्ट्रॉन का मिशन भी हमारे पास एक बीटा डिके होता है। तो यहाँ पर मैंने इसको आपको लिख रखा था ये वाला, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन के लिए -E0 दिखाएंगे, पॉजिट्रॉन के लिए
प्लस E0 दिखाएंगे, +1 है ना, -1। ये हमें दिखाता है इलेक्ट्रॉन डिके, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। ये हमें दिखाता पॉजिट्रॉन। होते दोनों बीटा डिके में, होते दोनों बीटा डिके में। अगर हमारे पास कोई एक्स एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना जेड है और एटॉमिक मास ए है, अगर मैं यहाँ से एक पॉजिट्रॉन निकाल देता हूँ, एक पॉजिट्रॉन निकाला जिसका एटॉमिक मास कितना होगा भाई, जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास +1 होगा, चार्ज हमारे पास +1 है, ये मान के चलो +1 एटॉमिक नंबर, और मास इसका 0 है, तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे भाई, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। इधर जेड है, इधर एक बढ़ गया तो इसमें से एक कम करना पड़ेगा, इसलिए जेड -1 हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। और ये हमारे पास न्यूट्रिनो निकलता है। जब हमारे पास पॉजिट्रॉन इमिट होता है तो यहाँ से हमारे पास न्यूट्रोनो भी इमिट होता है, ठीक है। तो बस ये आगे रेडियो एक्टिविटी जब हम पढ़ेंगे तो उसको थोड़ा सा डिटेल वहां पर करेंगे, फिलहाल यहाँ पर उतना डिटेल नहीं जा सकते। तो आपका डायरेक्टली आंसर हम यहाँ से बोलेंगे कि जो हमारा, एक चीज याद रखो, पॉजिट्रॉन एमिशन क्या है, बीटा डिके है। अगर हीलियम टाइप का निकल रहा है तो वो अल्फा डिके होगा, ठीक है। ओके, अगला भी देख लो, विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर रेडियो एक्टिविटी। हाँ, ये याद रखना, रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं जीएम काउंटर, जीएम काउंटर, जीगर मुलर काउंटर, ठीक है ना। तो सिंपल डायरेक्टली आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 93 हो जाएगा। 94 की तरफ हम चलते हैं, और 94 हमसे क्या करा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत अच्छा है। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर है हमारे पास थोरियम 90, थोरियम 234 अंडरगो 2 सक्सेसिव बीटा डिके। इसमें से 2 बीटा डिके जा रहा है। देखो बीटा डिके अगर उसने पॉजिट्रॉन नहीं बोला है तो बीटा डिके में आप इलेक्ट्रॉन को लेके चलोगे, इलेक्ट्रॉन -1 मतलब -1 वहां पर निकल के जाएगा, ठीक है। तो बीटा डिके हो रहा है, उसके बाद एक हमारे पास अल्फा डिके हो रहा है, उसके बाद आपको बताना उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा और एटॉमिक मास कितना होगा, ठीक है ना। दोनों चीज के बारे में बताना। तो जरा सुन लीजिए, मैंने इसको भी लिख रखा है आपको थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। थोरियम हमको दे रखा है, थोरियम हमको दे रखा है। थोरियम की बात करें तो थोरियम हमारे पास ये है, फर्स्ट बीटा डिके में -1 E0 इलेक्ट्रॉन निकला, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। इधर 90 है, 90 में से एक इधर माइनस करेंगे ना, तो इन दोनों की तरफ बराबर होंगे, तो इधर हमें कितना लेना पड़ेगा 91, ताकि 91 में से एक माइनस करके 90 के बराबर आ जाए। अब इसमें से दूसरा बीटा डिके करना है तो एक और इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, एक और निकलेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 92। अब इसमें से अल्फा डिके निकालना है, अल्फा डिके का मतलब भाई 2He4, 2He4 निकलेगा, और 2He4 निकले, दोनों तरफ क्या होना चाहिए बराबर। कितना था 92 था, 92 इधर, तो 2 इसमें निकला, तो बचा कितना इधर 90, तो इधर तो 90 होना चाहिए। वैसे ही से मास, बीटा डिके कितने भी हो जाए मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्फा डिके में फर्क पड़ता है 4 का, 4 यूनिट का। तो जैसे यहाँ से अल्फा डिके निकलेगा 4 कम हो जाएगा, 230 बचेगा, तो 230 और 90 हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास जो आंसर होगा, 90 एंड 230 हो जाएगा, 90 एंड 230, ऑप्शन सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी देख लो भाई, द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस यूज्ड इन न्यूक्लियर मेडिसिन आ गया ना, मेडिसिन मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है भाई मेडिसिन बनाने वाली, इसलिए उनको रेडियो फार्मास्यूटिकल्स कहा जाता है, ठीक है। डायरेक्टली है, आप इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा भाई, ओके, हु डिस्कवर्ड द एलिमेंट रेडियम। रेडियम को किसने डिस्कवर्ड किया था, रेडियम को क्यूरी, क्यूरी ने किया था, बट यहाँ दो क्यूरी है, बैकरल ने नहीं किया था, रदरफोर्ड ने नहीं किया, क्यूरी ने, पायरी क्यूरी, मैरी क्यूरी, आई थिंक मैरी क्यूरी, ऑप्शन सी हमारे पास सही होगा, एक बार फिर भी कंफर्म कर लेना, बट मैरी क्यूरी है, ठीक है ना, ये हमारे पास ऑप्शन होगा सी इसका। क्वेश्चन नंबर 97, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 10 ईयर। हाफ लाइफ कितना है, 10 ईयर है। एवरेज टाइम, एवरेज लाइफ कितनी होगी उसकी, तो देखो एवरेज लाइफ को हम टाउ से दिखा देते हैं, दैट इज 1.44 इंटू टी हाफ के इक्वल होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला। अगर मुझे एवरेज लाइफ निकालनी है
तो 1.44 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाफ से, टी हाफ की तरह 10 ईयर्स, 10 ईयर है तो टाउ की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी 14.4 ईयर्स हो जाएगी, 14.4 ईयर्स। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी अपने पास बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 97 ऑप्शन डी, ओके। अभी चलते हैं अपने वाले अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है 98, विच इंडस्ट्री बेनिफिट्स फ्रॉम द यूज ऑफ गामा डेके। गामा डेके का यूज जो होता है वो किस में किया जाता है, तो फूड प्रोसेसिंग में किया जाता है। जितने भी हमारे पास फूड सेफ्टी करने के लिए, मतलब वहां पर हम गामा रेज का यूज करते हैं, क्योंकि गामा रेज को जब डाला जाता है तो किसी भी जो हम फूड आता है ना बाहर से, जैसे कोई पैकेट वाला खाना आ रहा है या कैसा भी खाना आ रहा है, तो उनमें जो भी हमारे पास इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स तो नहीं बोल सकते, बैक्टीरिया वगैरह जो होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, तो उनको किल करने के लिए, उनको मारने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गामा रेज का यूज करते हैं, ठीक है। तो फूड प्रोसेसिंग में इसका यूज किया जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99, और क्वेश्चन नंबर 99 हमसे कह रहा भाई कि हु डिस्कवर्ड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। हाँ भाई, 1934 में आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर्ड की थी, तो ये दो लोग थे, एरन क्यूरी एंड एफ जोलियट। एफ जोलियट एंड एरन क्यूरी, इन्होंने आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया था। ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या है, इसको थोड़ा सा किसी दिन डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम रेडियो एक्टिविटी को पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हमें थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो न्यूक्लियाई हैज द शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ। सबसे कम हाफ लाइफ किसका होगा, सबसे कम हाफ लाइफ हमारे पास किसका होता है, तो सबसे कम हाफ लाइफ हमारे पास पोलोनियम का होता है, और ऑलमोस्ट 0.3 सेकेंड होता है। हाँ, 0.3 सेकेंड होता है। पोलोनियम का जो हाफ लाइफ होता है अपने पास वो 0.3 सेकेंड होता है। मतलब अगर आप पोलोनियम लेते हो तो उसका जस्ट आधा होने में, उसका जस्ट आधा होने में आपको जो समय लगेगा वो मात्र कितना लगेगा, वो मात्र 0.8 लगेगा, ठीक, 0.8 सेकेंड लगता है। फिर बाकियों के बारे में एक मिनट रुको, मैं आपको बताता हूँ कि बाकियों में कितना लगता है, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टी हाफ का मतलब क्या होता है कि किसी भी अमाउंट का जस्ट आधा होने में जितना समय लगता है हम उसको टी हाफ कहते हैं ना। हाँ, नॉट इवन 0.3, 0.3 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड लगता है, बहुत कम, बहुत कम लगता है। ये 3 इंटू है, 3 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड लगता है, जिसको आप 0.3 माइक्रो सेकेंड भी बोल सकते हो, ठीक है। माइक्रो सेकेंड इसको बोल सकते हो भाई। एक सेकेंड का बहुत छोटा पार्ट है, माइक्रो सेकेंड में ये आधा हो जाता है। आपने 100 ग्राम पोलोनियम लिया, इसका 212 वाले का, तो ये मात्र इतने सेकंड में इसका आधा हो जाएगा, 100 ग्राम से 50 हो जाएगा, फिर इतने ही सेकंड में 50 से 25 हो जाएगा, फिर उतने ही सेकंड में 25 से 12.5, मतलब देखते देखते बहुत कम टाइम में ये खत्म हो जाएगा, हमारे पास ब्रेक होता चला जाता है, डिके होता चला जाता है। इसी को अगर मैं आयोडीन की बात करूं, आयोडीन 131, इसका जो हाफ लाइफ होता है वो ऑलमोस्ट लगभग में हम बोलना चाहें तो इसका लगभग में इसका हाफ लाइफ 8 डेज के बराबर होता है। 8 दिन बाद, ये जैसे 100 ग्राम लिया आपने तो 8 दिन बाद वो 50 ग्राम उसका डिके हो जाएगा। और अगर हम P32 की बात करें तो लगभग 14 डेज, लगभग मैं बात कर रहा हूं, मैं लगभग 14 से ज्यादा ही होता है, 14.3 के आसपास होता है, बट 14 डेज के आसपास है ना। और सोडियम अगर 22 की अगर हम बात करें तो 2.6 ईयर, भाई इसको तो बहुत टाइम लगता है, 2.6 ईयर, 2.5 साल से ज्यादा, 2.5 साल से ज्यादा टाइम में ये हमारे पास ब्रेक होता है। तो भाई जितने भी क्वेश्चंस थे इस पेपर में, इस क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चंस थे, वो हम सॉल्व कर चुके हैं। और मैं आपको बता दूं अभी तक हमने केवल सेकंड पेपर को कर रहे थे, हम जो पेपर यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे वो सेकंड पेपर था। फर्स्ट पेपर को अभी हम करने वाले ऑर्गेनिक सिंथेसिस पे। एक बार फिर से आपको बता दें, BSc 6 सेमेस्टर की अगर हम बात कर रहे हैं, BSc 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री में
दो हमारे पास पेपर होता है, पहला ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी और दूसरा होता है केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री। तो केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये हमने एक 100 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन पेपर लिया, उससे हमने ये आइडिया लगाया किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे ना, वो सारी चीज़ हमने कर ली है। अभी हम एक और पेपर लेके आएंगे ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी, उसको हम सॉल्व करेंगे और उससे भी किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में उसके साथ मिलते हैं, फिलहाल इस क्लास को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपके ऑल द बेस्ट, एग्जाम की तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।